अदनान अब्बासी जब पिट पिट कर बेहाल हो गया तो मैं उसके सर पर जा पहुंचा। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपा रखा था। उसके मुंह से दबी दबी कराहें खारिज हो रही थीं। मैंने उसके पहलू में एक ठोकर रसीद की। मैं गुर्राया, उठो अदनान, अब मुझ पर तुम्हारी कोई अदाकारी असर नहीं करेगी। अदनान कांपता हुआ उठकर बैठ गया। उसकी हालत किसी ऐसी बकरी से मुशाबे थी जो तन्हा भेड़ियों के गोल में फंस गई हो और उसके पास फरार का कोई रास्ता भी ना हो। मैंने तहक्कुमाना लहजे में कहा, कालीन पर से उठ जाओ और सोफे पर बैठो, अब तुम्हारा हशर बहुत इबरतनाक होगा। उसने लरसते हुए मेरे इस हुक्म की भी तामील की। उसके चेहरे पर मुताद्दिद नील पड़ गए थे और मुंह से खून बह रहा था। मैंने नफरत अंगेज लहजे में कहा, बाथरूम में जाओ और अपना हुलिया दुरुस्त करके आओ, मुझे गंदे लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अदनान चुपचाप उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। इसी असना में फोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ होटल का मैनेजर था। मैनेजर घबराए हुए अंदाज में कह रहा था, मुझे इत्तला मिली है कि आपके कमरे से फायर की आवाज सुनाई दी है। मैंने अदनान अब्बासी की आवाज में बेपरवाही से कहा, कोई खास बात नहीं है, मेरे पिस्तौल से गोली चल गई थी मगर कोई नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता एक मकाम पर दीवार का प्लस्तर जरा सा उखड़ गया है। मैनेजर ने सुकून का सांस लेते हुए कहा, उसकी कोई फिक्र नहीं है जनाब, प्लस्तर तो दुरुस्त हो जाएगा। मुझे तो ये फिक्र थी कि कहीं खुदा न खास्ता आपको कोई नुकसान न पहुंच गया हो। मैंने उसका शुक्रिया अदा करके फोन बंद कर दिया। अदनान अब्बासी गर्म पानी से मुंह धोकर बाहर निकल आया था मगर उसका बिगड़ा हुआ हुलिया दुरुस्त नहीं हो सका था। खून बहना अलबत्ता बंद हो गया था और चूंकि उसने लिबास भी तब्दील कर लिया था इसलिए अब उसके कपड़े भी खून आलूद नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अपने तासुरात के एतबार से वो एक हारा हुआ जुआरी लग रहा था। मुझसे नजरें मिलाए बगैर वो खामोशी से सोफे पर आकर बैठ गया। मैंने अदनान को घूरते हुए कहा, तुम्हारी बेहूदगी की वजह से मेरा पूरा प्रोग्राम बर्बाद होकर रह गया। अब मुझे अपना प्रोग्राम असर नौ तरतीब देना पड़ेगा। अदनान ने निगाह उठाकर मेरी तरफ देखा और दोबारा नजरें झुका लीं। उसके पास कहने को कुछ रहा ही नहीं था। मैंने कहा, मैं तुम्हारी कोठी में किसी पर कातिलाना हमला करने की नीयत से नहीं घुसा था। बदकिस्मती से मैं तुम्हारी गिरफ्त में आ गया तो तुमने महज अपनी गरज की खातिर मुझसे अच्छा सलूक किया। मुझे ये तासुर दिया जैसे मुझे जिंदा छोड़कर तुमने मुझ पर कोई एहसान किया है। अब तुमने मुझ पर कातिलाना हमला किया। इस बार अगर मैं तुम्हारी गिरफ्त में आ जाता तो तुम हरगिज मुझे जिंदा न छोड़ते। मुझे जवाब दो, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? अदनान ने धीमी आवाज में कहा, मुझे तुमसे खतरा था कि तुम मुझे जान से मार दोगे। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने एक जुआ खेला था, उस जुए में तुम्हारी जिंदगी दांव पर लग गई थी, लेकिन महज तावान की रकम बचाने की खातिर तुमने ये खतरा मोल लिया था। तुम ये भूल गए थे कि अगर तुम नाकाम हुए तो उसका नतीजा क्या होगा। और अब जबकि तुम नाकाम हो चुके हो और दोबारा मेरे कब्जे में हो, मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा कि तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं। वो बोला, 20 लाख दीनार तो मैं तुम्हें किसी तरह भी अदा नहीं कर सकता। इतनी बड़ी रकम जमा करने के लिए मुझे अपने असासे फरोख्त करने पड़ जाएंगे। मैंने हाथ उठाकर कहा, उसकी परवाह मत करो, तावान की रकम जमा करने का बंदोबस्त मैं खुद कर लूंगा। तुम तो अब सिर्फ मेरे अहकामात पर अमल करोगे। तुम्हें ये बात मंजूर है या नहीं? अदनान ने मुर्दार सी आवाज में कहा, मुझे मंजूर है। मैंने मुतमईन अंदाज में कहा, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। तुम माजी में कभी मुजरिम रहे होगे अदनान, मगर अब तुम एक जी हैसियत शहरी हो। तुम्हें किसी के हाथ से मार खाए बहुत अरसा गुजर चुका होगा। अब तुम इसके आदी भी नहीं रहे होगे। मैंने कोशिश की थी कि तुम्हारे साथ कोई ज्यादती न होने पाए, मगर तुमने मेरा हाथ उठवा ही दिया। अब भी तुम्हारे पास मौका है। मुझसे ताउन करते रहोगे तो फायदे में रहोगे। जब तुमने गड़बड़ करने या कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की, मैं तुम्हारी पिटाई कर डालूंगा। अदनान ने कहा, मैं तुमसे हर मुमकिन ताउन करने की कोशिश करूंगा। खिफ़्फ़त से उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। मैंने कहा, तुमने पहले भी यही वादा किया था और वादा खिलाफी करके उसका अंजाम भी देख लिया। अब अगर तुमने वादा खिलाफी की तो अंजाम पहले से भी ज्यादा खराब होगा। हाँ, तो मेरी हिदायत ज़हन नशीन करो। तुम्हारे ये दोनों मुहाफिज जो बेहोश पड़े हैं, जब इन्हें होश आ जाए तो तुम इनसे कहोगे कि मेरे और तुम्हारे दरमियान मामलात तय पा चुके हैं। हम इनके सामने दोस्ताना अंदाज में गुफ्तगू करेंगे। उन्हें ये एहसास नहीं होना चाहिए कि जो कुछ तुम कह रहे हो वो तुमसे जबरदस्ती कहलवाया जा रहा है। अदनान ने कहा, मैं तो ये सब कह दूंगा लेकिन ये लोग यकीन नहीं करेंगे। मैंने कहा, यकीन करें या ना करें ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तुम तो ये याद रखो कि अगर यहाँ से जाने के बाद इन्होंने किसी से कुछ कहा और तुम्हारे किसी हिमायती ने तुम्हें रिहा कराने के लिए कोई कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये फैसला करना तुम्हारा काम है कि तुम इनसे किस तरह गुफ्तगू करते हो और तुम्हें अपनी जिंदगी किस हद तक अजीज है। वो बोला, मैं समझ गया। मैं अभी जिंदा रहना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे इनसे अपने अंदाज में बात करनी पड़ेगी। मैंने कहा, शायद इसे होश आ रहा है।
जैसे चाहो इससे बात करो, मैं दखल अंदाजी नहीं करूंगा, लेकिन मामूली सी भी गड़बड़ की सूरत में मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। उस मुहाफिज को होश आया था जो पहले बेहोश हुआ था। वो कराह कर उठ बैठा था और हैरत से मुझे और अदनान को देख रहा था। अदनान ने गुर्रा कर कहा, खड़े हो जाओ, और वो बौखलाए हुए अंदाज में खड़ा हो गया। अदनान फिर गुर्राया, मेरी हालत देख रहे हो? ये तुम लोगों की नमक हरामी का नतीजा है। मुहाफिज ने कमजोर से लहजे में कहा, हमने क्या किया है जनाब? अदनान बोला, मेरे इस हाल को पहुंचने की जिम्मेदारी तुम दोनों पर आयद होती है। तुम दोनों मिलकर भी एक शख्स पर काबू नहीं पा सके। मुहाफिज बोला, हम तो महज इसलिए कुछ नहीं कर सके कि कहीं आपको कोई नुकसान न पहुंचाए। अदनान थाड़ा, बकवास मत करो, इसकी नौबत आने से पहले ही तुम्हें इस पर काबू पा लेना चाहिए था। मुहाफिज हैरान था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो जो कुछ देख रहा है उसे क्या समझे, लेकिन वो मुलाजिम था, उसे तो हुक्म पर अमल करना था। अदनान बोला, तुम्हें इस गफलत की सजा जरूर मिलेगी। मेरी जान भी जा सकती थी, लेकिन अब हमारे दरमियान सुलह हो चुकी है। तुम दोनों यहाँ से जाने के बाद कोई काम नहीं करोगे, मैं खुद तुम्हारे बारे में फैसला करूंगा। फिर अदनान के कहने पर वो अपने साथी को होश में लाया और फिर वो दोनों मुजरिमों के से अंदाज में कमरे से रुखसत हो गए। उन दोनों के जाने के बाद अदनान ने मुझसे कहा, अब तो तुम मुतमईन हो? उन्हें शुबा तक नहीं हो सका कि ये सब मैंने तुम्हारे कहने पर किया है। मैंने कहा, बेशक तुम्हारी कारकर्दगी तसल्ली बख्श रही, लेकिन अभी तो इब्तिदा है, अभी तो तुम्हें बहुत से मराहिल से गुजरना है। अदनान ने बेबसी से देखा। उसने पूछा, तुम मुझे कब तक रिहा करोगे? मैंने कहा, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो तुम्हारे प्रोग्रामों से बाखबर रहते होंगे। अगर तुम बिला इत्तला गायब हो जाओ तो उन्हें तशवीश हो जाती होगी। अदनान ने कदर तामुल करते हुए कहा, हाँ ऐसे लोग हैं, तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, ऐसे तमाम लोगों से फोन पर कोई बहाना करते हुए कह दो कि तुम चंद रोज तक नहीं आ सकोगे। अदनान ने चूंचरा किए बगैर मेरी इस हिदायत पर अमल किया और कई फोन किए। उसके बाद मैंने उससे होटल के मैनेजर को फोन कराया और फिर अदनान अब्बासी को साथ लेकर कमरे से निकल आया। नीचे अदनान की कार मौजूद थी, ड्राइवर भी था। मेरी हिदायत पर अदनान ने ड्राइवर से कहा कि वो कार लेकर वापस चला जाए। अदनान ने खौफजदा लहजे में कहा, तुम आखिर मेरे साथ क्या सलूक करना चाहते हो? मैंने अपनी कार की तरफ बढ़ते हुए कहा, गाड़ी तुम ड्राइव करोगे और तुम्हारे साथ उस वक्त तक कोई बदसलूकी नहीं होगी जब तक कि तुम उसके लिए मजबूर न कर दो। मैं अकबी नशिस्त पर बैठ गया और अदनान ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। मैं उसे लेकर अपनी आर्जी अकामत गाह की तरफ चल पड़ा। बंगले पर पहुंचते ही मुझे किसी गैर मामूलीपन का एहसास हुआ और जल्द ही मालूम हो गया कि क्या चीज गैर मामूली है। सोनिया बंगले में मौजूद नहीं थी। अदनान अब्बासी ने मुझे मुतफक्किर देख कर कहा, वो किसी जरूरत से कहीं चली गई होगी, आ जाएगी। मैंने कहा, मैंने उसे सख्ती से कहीं जाने से मना किया था, लेकिन यहाँ जबरदस्ती के आसार भी नजर नहीं आ रहे। मैं सोच में डूब गया। यह मुमकिन था कि सोनिया खुद ही कहीं चली गई हो। अगर उसे जबरदस्ती यहाँ से ले जाया जाता तो कोई अलामत तो नजर आती। उसके बावजूद अगर ये फर्ज कर लिया जाए कि उसे अगवा किया गया है तो ये हरकत कौन कर सकता है? बसरा में 3 ग्रुप थे जिनसे इस हरकत की तवक्को की जा सकती थी। अदनान अब्बासी, सलोमी और नामालूम लोग जो मेरे जानी दुश्मन बने हुए थे। सलोमी खारिज अज़ इम्कान थी, इसलिए कि वो इस क़यामगाह से वाकिफ ही नहीं थी। अदनान अब्बासी वाकिफ था, मगर वो तो खुद मेरे कब्जे में था। गोया अगर उसे अगवा किया गया है तो उन्हीं नामालूम लोगों ने किया है। फोन की घंटी ने मेरे ख्यालात को दरहम बरहम कर दिया। मैंने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से वही अजनबी आवाज आ रही थी जो अब मेरे लिए अजनबी नहीं थी। वो बोला, सोनिया को अगवा कर लिया गया है मिस्टर नॉर्मन शलोफ। गालिबन तुम सोच रहे होगे कि उसे हमने अगवा किया है। मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, अब तुम अपनी सफाई पेश करोगे, जबकि इसके अलावा और कोई इम्कान है ही नहीं। वो बोला, हमने ये हरकत की होती तो सफाई पेश करने की बजाय इसे कारनामे के तौर पर पेश करते, मगर हम ऐसी घटिया हरकतें करने के कायल ही नहीं हैं। सोनिया से हमारा क्या झगड़ा? मैं झुंझला गया। कहा, तो क्या तुमने मुझसे इजहार हमदर्दी करने के लिए फोन किया है? वो बोला, बात दरअसल ये है कि हर गुजरते हुए लम्हे के साथ तुम हमारे लिए पहले से ज्यादा पुरस्कार होते जा रहे हो। पहले हमारा ख्याल था कि तुम अदनान अब्बासी की मदद लेकर इराक से निकल जाना चाहते हो, लेकिन वाकयात का तज्जिया करने से अंदाजा हो रहा है कि मामला कुछ और ही है। अदनान का चेहरा बता रहा है कि तुमने इसकी खासी मुरम्मत की है। क्या ये बात दुरुस्त है? मैंने कहा, बात दुरुस्त हो या ना हो, तुम्हें इन सब बातों से क्या मतलब? वो बोला, हम नहीं चाहते कि तुम किसी और के हाथों मारे जाओ। तुम हमारे शिकार हो, लेकिन मालूम नहीं क्यों तुम अदनान अब्बासी जैसे खतरनाक आदमी से उलझ गए। मैंने कहा, ये बात मुझे मालूम नहीं थी, मैं तो इसे मासूम और बेजरर समझ रहा था। वो बोला, तुम इसे मासूम तो हरगिज नहीं समझ सकते, लेकिन ये जरूर है कि तुम्हें इसकी खतरनाकी का अंदाजा नहीं होगा, वरना तुम इससे दूर ही रहते। इराक में किसी की मजाल नहीं है कि इसके मुंह लग सके। बड़े बड़े गुंडे इसके मुलाजिम हैं।
सरकारी अहलकार तक इससे चश्मपोशी करते हैं। अब भी वक्त है, इससे दूर हो जाओ। मैंने कहा अब ये मुमकिन नहीं रहा। किसी काम में हाथ डाल लेने के बाद उसे पाया तकमील तक पहुंचाए बगैर पीछे हटना मेरे लिए मुमकिन नहीं होता। दूसरी तरफ से एक तवील सांस लेने के बाद आवाज आई, अगर तुम किसी और के हाथों मारे गए तो हमें अफसोस होगा। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, तुम अक्ल के अंधे मालूम होते हो। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं इस वक्त कमांडिंग पोजीशन में हूँ? वो बोला, नहीं, हम अक्ल के अंधे नहीं हैं। सोनिया को अदनान अब्बासी ने अगवा कराया है। मैं हैरान रह गया। कहा, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। इस तरह तुम मेरी तवज्जो अपनी जानिब से हटाने की कोशिश कर रहे हो। वो बोला, वाकई हम बड़े गधे हैं। सोनिया को अगवा करके तुम्हें ब्लैकमेल करने की बजाय अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। मैंने कहा, तुम बड़ा फायदा उठाने के चक्कर में हो, मुझे दूसरी तरफ उलझाकर अपना उल्लू सीधा करने की फिक्र में हो। लेकिन याद रखना कि तुम मुझे कभी गाफिल नहीं पाओगे। उसने मेरी बातों का नोटिस लिए बगैर कहा, तुम्हारे यहाँ से रवाना होने के थोड़ी देर बाद सोनिया को अगवा कर लिया गया था और अगवा करने वालों में वो लोग भी शामिल थे जो अदनान अब्बासी की तरफ से तुम्हारी निगरानी पर मामूर थे। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो अदनान अब्बासी पर तबा आजमाई करो, हकीकत का इल्म तुम्हें खुद हो जाएगा। मैं फोन बंद करके अदनान अब्बासी की तरफ मुड़ा। मैं इस पहलू पर गौर कर रहा था कि सोनिया को अदनान ने ही अगवा कराया होगा। यकीन से कुछ कहना मुश्किल था, ताहम मैं महसूस कर रहा था कि ये बात बिल्कुल ही खारिज अज़ इम्कान नहीं है। अदनान मुझे अपने लिए काम करने पर मजबूर कर देने का ख्वाह था। उसने मुझे बातचीत करने के लिए होटल बुलाया और अपने आदमियों से कह दिया कि मेरे पीछे सोनिया को अगवा कर लें। उसके इल्म में तो यही था कि सोनिया मेरी बीवी है। उसने सोचा होगा कि अगर मैं उसके लिए काम करने पर तैयार न हुआ तो वो इस तरह मुझे ब्लैकमेल कर लेगा। अदनान जैसे शख्स से कुछ बईद नहीं था। मैंने सपाट लहजे में कहा, सोनिया कहाँ है अदनान? वो हैरत से पलकें झपकाने लगा। बोला, मैं क्या बता सकता हूँ, मैं तो 10 बजे से अब तक तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कहा, अगर तुम कुछ बता सकते हो तो बता दो, वरना मुझे खुद मालूम करना पड़ेगा और तुम्हारे लिए वो कोई अच्छी सूरत नहीं होगी। अदनान ने बेबसी से कहा, मैं तुमसे ये तवक्को नहीं रखता कि तुम मेरे साथ कोई ज्यादती करोगे। मैंने तंजिया लहजे में कहा, हाँ, ये शोबा तो तुमने संभाल रखा है। तुम सबके साथ ज्यादतियां करते हो और कोई तुम्हारे साथ ज्यादती न करे। वो बोला, मैंने कभी किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की, किसी से बिला मुआवजा काम नहीं लिया। मैंने खुश्क लहजे में कहा, तकरीर मत करो अदनान, मैं तुम्हारी पारसाई के कुछ रंग अपनी आंखों से देख चुका हूँ, इसलिए ये बातें मुझ पर असर नहीं करेंगी। वो बोला, तुम मेरी तरफ से बदगुमान हो गए हो, इसलिए मुझ पर यकीन नहीं कर रहे। ये ठीक है कि मैं बुरा आदमी हूँ, मगर सोनिया वाले केस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर ये बात तुम यकीन से कैसे कह सकते हो कि उसे अगवा किया गया है? मैं उसे गौर से देखने लगा। मेरा जहन बहुत तेजी से काम कर रहा था। मुझे यकीन तो था कि सोनिया को अगवा ही किया गया है, मगर मेरे पास सबूत कोई नहीं था। अगर सोनिया के अगवा का जिम्मेदार अदनान था तो मैं उससे मिनटों में उगलवा सकता था, मगर मैं अपने सर कोई इल्जाम लेने के मूड में नहीं था। ये इम्कान तो बहरहाल मौजूद था कि सोनिया के अगवा में अदनान का हाथ न हो। मैंने एक फैसले पर पहुंचकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है अदनान, मैं तुम्हारी बात पर यकीन किए लेता हूँ, लेकिन अगर बाद में तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो। मैं जुमला अधूरा छोड़कर उसे घूरने लगा। अदनान ने बड़े खुलूस से कहा, तुम मुझे हर सजा के लिए तैयार पाओगे। एक लम्हे के लिए तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो वाकई सच कह रहा हो, मगर मैंने इस तासुर को अपने जहन से झटक दिया। अचानक मैंने उससे सवाल किया, सलोमी कहाँ रहती है? वो गड़बड़ा गया। सलोमी के एड्रेस से लाइल्मी जाहिर करना उसके लिए मुहाल था, इसलिए उसे एतराफ करना ही पड़ा और उससे सलोमी का एड्रेस पूछकर जहन नशीन करने के बाद मैंने उसे एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। आधे घंटे बाद मैं सलोमी के फ्लैट की कॉल बेल दबा रहा था। कॉल बेल के जवाब में दरवाजा खुद सलोमी ने ही खोला। मुझे देखकर उसकी आंखों में पहले तो हैरत के तासुरात नजर आए, लेकिन बड़ी तेजी से मादूम हो गए और आंखों में फैली हुई हैरत की जगह उसके होंठों पर उभरने वाली दिलफरेब मुस्कुराहट ने ले ली। उसने बड़ी अदा से कहा, ओहो अली हमाद साहब, तशरीफ लाइए। ज़हे नसीब। उसने एक तरफ हटते हुए मुझे अंदर आने का रास्ता दिया। मैंने फ्लैट में कदम रखते हुए माजरत खाहाना अंदाज में कहा, मैं शायद ना वक्त आ गया, शायद आप सोते से उठी हैं। वो दरवाजा बंद करते हुए मुस्कुराई और मुझे ड्राइंग रूम में ले गई। बोली, अरे नहीं नहीं, बैठो, मैं बस उठने ही वाली थी। तुम्हें तो मालूम है हम रातों को जागते हैं तो दिन में ही नींद पूरी करनी पड़ती है। उसे कतई एहसास नहीं था कि वो फकत एक बारीक सा लिबादा पहने हुए है। सलोमी ने हाथ मसलते हुए कहा, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। ये छोटा सा फ्लैट तुम्हारे लायक तो नहीं है, लेकिन तुमने यहाँ आकर इसकी अहमियत में इजाफा कर दिया है। मैंने मानी खेज लहजे में कहा, कदर मकान की नहीं होती, मकीन की होती है, और अगर मकीन हसीन भी हो तो कदम खुद ब खुद ही उठ जाते हैं। वो सोफे पर मेरे बराबर ही बैठते हुए बेबाकी से मुस्कुराकर बोली,
शुक्र है तुम्हें एहसास तो हुआ, वरना मैं तो समझी थी कि तुम पर सोनिया का जादू पूरी तरह चल गया है। मैंने बड़े मीठे लहजे में कहा, जादू तो तुम्हारी शख्सियत में है, मैं तो डर रहा था कि मालूम नहीं तुम मेरी पजीराई करोगी भी कि नहीं। वो शोखी से मुस्कुराकर बोली, फिर यहाँ आने की जुर्रत कैसे की? मैंने कहा, जुर्रत कहाँ, बस एक आलम बेइख्तियारी में कदम तुम्हारे फ्लैट की तरफ उठ गए। उसने बेतबारी से मुझे देखा, बोली, यकीन तो नहीं आता, तुम ऐसे लगते तो नहीं हो। मैंने कहा, कोई भी यकीन नहीं करता, जिससे भी सच बोलता हूँ झूठ समझता है, और जिससे झूठ बोलता हूँ वो फौरन यकीन कर लेता है। वो हंसी, बोली, गोया तुम झूठ भी बोलते हो। फिर हंसते हंसते मुझ पर गिर पड़ी। मैंने बेसाख्ता कहा, कौन नहीं बोलता, और उसे कंधों से पकड़कर आहिस्ता से खुद से अलहदा कर दिया। सलोमी ने कहा, कल रात तक तो तुम सोनिया के सबसे बड़े तरफदार बने हुए थे। मैंने कहा, उस वक्त तो तुम भी मुझे यूं नजरअंदाज कर रही थी जैसे मेरा कोई वजूद ही ना हो। वो बोली, मैं अदनान की वजह से मजबूर थी, वो ये पसंद नहीं करता कि उसकी मौजूदगी में मैं किसी पर निगाह इल्तिफात डालूं। मैंने कहा, मेरा ख्याल भी यही था, जिसकी तस्दीक इस वक्त तुम्हारे रवैये ने कर दी। वो बोली, अभी तो तौसीक भी होगी, पहले मैं जरा नहा कर आ जाऊं, तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। वो नहाने चली गई और इस दौरान मैंने उसके पूरे फ्लैट का जायजा ले डाला। 3 कमरों के उस मुख्तसर से फ्लैट में कोई खास चीज नजर नहीं आई, अलावा इसके कि फ्लैट में मौजूद हर चीज कीमती थी। जाहिर है ये सब कुछ दूसरों की इनायत थी। ख्वाबगाह में दीवारों पर उरियां और नीम उरियां तस्वीर आवेज़ां थी। जल्दी जल्दी पूरे फ्लैट का जायजा लेकर मैं दोबारा ड्राइंग रूम में आ बैठा। सलोमी ने भी नहा कर निकलने में देर न लगाई। उसने सर पर तौलिया लपेट रखा था। उसने कहा, मैंने ज्यादा देर तो नहीं लगाई, तुम्हें इंतजार कराना अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन तुम आए ही ऐसे वक्त। मैंने उसकी बात काट कर कहा, जबकि तुम मेरी कोई खातिर तवाज़ो भी नहीं कर सकती। वो मेरी बात का मतलब समझ गई। उसने कहा, मैं तुम्हें ऐसे असरार और रमूज से आशना कराऊंगी कि तुम सोनिया को बिल्कुल फरामोश कर दोगे। ये जो इस वक्त तुम्हें इंतजार करना पड़ा है उसका मदावा हो जाएगा। मैंने कहा, मुझे मालूम है कि तुम ऐसे जहानों की सैर कराती हो कि आदमी खुद से भी बेगाना हो जाता है, सब कुछ भूल कर तुम्हारा ही हो रहता है। वो हैरान होकर बोली, बात तो दुरुस्त है, मगर तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैंने कहा, अदनान अब्बासी की हालत देखकर वो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता। सलोमी ने अपने बाल झटकते हुए कहा, हालांकि रात तुमने खुद देखा था वो मुझे बोलने तक नहीं दे रहा था। मैंने कहा, उससे मेरी बात हो चुकी है, सारे मामलात तय पा गए हैं, मैं सीधा उसी के पास से आ रहा हूँ। वो मुझे गौर से देखने लगी, बोली, ओह, कोई उलझन तो पेश नहीं आई? मैंने कहा, नहीं, उलझन भला क्यों पेश आती, वो बहुत अच्छी कीमत लगाना जानता है। सलोमी बोली, तुम ठीक कह रहे हो, वो वाकई अच्छी कीमत लगाता है, मगर रात तुम्हारे तेवर बता रहे थे कि तुम किसी भी कीमत पर उसके लिए काम नहीं करोगे। मैं बोला, मैंने कहा ना, वो कीमत लगाना जानता है। जब मैं नहीं माना तो उसने मुझे बताया कि उसने सोनिया को अगवा कर लिया है। सलोमी ने हैरत से मुझे देखा, बोली, क्या ये बात उसने तुम्हें खुद बताई? मैंने कहा, मैंने तस्दीक भी कर ली है, वो ठीक कह रहा है, सोनिया वाकई अगवा हो चुकी है। मेरे पास कोई मुतबादिल नहीं बचा, अब मुझे अदनान के लिए काम करना ही पड़ेगा। वो बोली, अदनान बहुत अच्छा बॉस है, वो बासलाहियत लोगों की कदर करना जानता है, उसके लिए हंसी खुशी काम करो तो बेहतर है। मैंने कहा, मैंने उसे कहा था कि वो सोनिया को रिहा कर दे, मैं फिर भी उसके लिए काम करूंगा, मगर उसने कहा कि तुम्हारी इजाजत के बगैर वो ऐसा नहीं कर सकता। सलोमी ने कहा, मेरा इस मामले से क्या ताल्लुक? उसके माथे पर सिलवटें पड़ गईं। मैंने कहा, तुम्हारा ही तो ताल्लुक है। अदनान कह रहा था कि सोनिया को तुम्हारी फरमाइश पर अगवा किया गया है और तुम्हारे ही कहने पर उसे रिहा किया जा सकता है। सलोमी गुर्राई, बोली, मुझे नहीं मालूम था कि वो पेट का इस कदर हल्का साबित होगा। मैं दिल ही दिल में हंस पड़ा, उसने कितनी आसानी से एतराफ कर लिया था। मैंने कहा, मैंने उसे कहा था कि रात तो तुम मेरे सामने सलोमी को झिड़क रहे थे, फिर उसके कहने पर सोनिया को कैसे अगवा कर लिया? तो जानती हो उसने क्या जवाब दिया? कहने लगा, वो तो मैं तुम्हें शीशे में उतारने की अदाकारी कर रहा था। बाद में मैंने सलोमी से वादा कर लिया था कि सोनिया को जरूर अगवा करवाऊंगा, और अब ये अलग बात है कि मैं उसके अगवा को अपनी मतलब बरारी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। सलोमी तनकर बोली, उसने बिल्कुल ठीक कहा, सोनिया ने मेरी तौहीन की थी, उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। मैंने कहा, वो वाकई सजा की मुस्तहिक है, उसे तुम जैसी शानदार खातून की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं। सलोमी ने मुझे मशकूक नजरों से देखा, बोली, तुम ये बात क्यों कह रहे हो, तुम तो उससे शादी कर चुके हो। मैंने एक जोरदार कहकहा लगाया, कहा, अरे वो तो मैंने अदनान को गोली दी थी। सलोमी के चेहरे पर मेरी तरदीद से सुकून के आसार नजर आए। बोली, मुझे खुद इस बात पर यकीन नहीं आया था। मैंने कहा, ये यकीन करने वाली बात थी ही नहीं, उसमें रखा ही क्या है कि मैं उससे शादी करता, कोई मेरा दिमाग खराब थोड़ी है। वो बोली, लेकिन मुझे अदनान से ये तवक्को नहीं थी कि वो तुम्हें हर बात से आगाह कर देगा। मैं सोफे से उठा और उसके करीब होकर कहा,
क्या तुम वाकई मुझे बेखबर रखना चाहती हो? वो वारफ्तगी से बोली, नहीं, मेरा ये मकसद नहीं था। मैं तुम्हें कैसे बेखबर रख सकती हूँ? मैंने सरगोशी में कहा, फिर तुम इतनी बरहम क्यों हो रही हो? बोली, अदनान बहुत मतलब परस्त है, मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है। मैंने कहा, लेकिन मैं मतलब परस्त नहीं हूँ, मुझ पर तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा। वो बोली, नहीं, लेकिन तुम बहुत जल्दबाज हो, मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया। मैंने कहा, ओहो माफ करना, तुम जल्दी से नाश्ता कर लो, मैंने भी अभी लंच नहीं किया। वो बोली, मैं भी अब क्या नाश्ता करूंगी, तुम्हारे साथ ही किसी अच्छे से होटल में खाना खा लूंगी। मैंने उसके बारीक शबखाबी के लिबादे की तरफ इशारा किया, क्या इसी हुलिये में चलोगी? वो बेहयाई से मुस्कुराई, बोली, तुम्हारी मौजूदगी में तो मुझे ये भी गिरां गुजर रहा है। मैंने कहा, गिरां तो मुझे भी गुजर रहा है, लेकिन अभी हमें बाहर जाना है, वहां तो एक हुजूम होगा। बोली, जी तो चाहता है कि जब तक तुम्हारे साथ रहूं इसी लिबादे में रहूं। उसने पहले से ज्यादा बेहयाई से कहा, लेकिन मजबूरी है। उसे किसी बात में कोई बाक नहीं था, और क्यों होता, उसके पेशे में तो बेझिझक होना ही लाजमी तसव्वुर होता है। हिजाब तो इस पेशे के करीब से भी नहीं गुजरता। लिबास तब्दील करने के मामले में भी उसने उसी रिवायती बेहिजाबी का मुजाहरा किया। मसलहतन मैं सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। मैंने सलोमी के साथ एक उम्दा से होटल में लंच किया। वो बहुत सरशार दिखाई दे रही थी, यूं जैसे उसने कोई बहुत बड़ी सल्तनत फतह कर ली हो।